हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव विद धैर्यम चैनल में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने, और इसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए कुछ और इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस क्लास में करते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के। तो हमारा 91 क्वेश्चन है, हु इस्टेब्लिश द सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज किसने स्टेब्लिश किया था? तो सत्यशोधक समाज में ऑप्शन दिया हुआ बी आर अम्बेडकर, संतराम, ज्योतिबा फुले, भास्कर राव जादव। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये देखो, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग कुछ समझ लेते हैं सत्यशोधक समाज के बारे में। सत्यशोधक समाज जो था वो अपना 1873 में, ठीक है, 1873 में सत्यशोधक समाज बनाया गया था। ठीक है, और ये ज्योतिबा फुले जी के द्वारा बनाया गया था। और बेसिकली ये रीजन जो था ना, महाराष्ट्र वाला रीजन जो है, महाराष्ट्र में भी स्पेसिफिक आ जाए तो पूना वाले रीजन में बेसिकली इस सत्यशोधक समाज को बनाया गया था ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। बेसिकली इसमें हुआ क्या ना कि जो भी लोग थे, जो भी निचले दर्जे के जो लोग थे, मतलब नीचे कास्ट वाले लोग थे, उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में बात किया जा रहा था इस सत्यशोधक समाज के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनके अपलिफ्टमेंट की बात कर रहा था ये ज्योतिबा फुले जी बात कर रहे थे। तो बेसिकली इन्होंने एक गुलामगिरी नाम की एक बुक भी लिखी थी, गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी इसे लिखा था उन्होंने 1872 में लिखा था। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम सत्यशोधक समाज के बारे में देखें तो ये 1873 में ज्योतिबा फुले जी के द्वारा बनाया गया था, और उनका ये एक इंपॉर्टेंट बुक था गुलामगिरी। और बेसिकली जो भी डाउन टोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, समाज में जो भी निचले तबके के लोग थे, उनके अपलिफ्टमेंट की बात कही जा रही थी इसमें। ठीक है, तो ये अपना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 92nd, हु विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि ज्योतिबा फुले जी थे, गुलामगिरी लिखा था, और इसमें इन्होंने वो सारे चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया था कि जो भी उस समय की जो व्यवस्था थी, जो कास्ट की जो सोसाइटी जो डिवाइडेड थी, तो उस सारे चीज़ों को ज्योतिबा फुले जी इस अपनी किताब में गुलामगिरी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, हु इस्टेब्लिश द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? इसका आंसर हो जाएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ने फॉर्म किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में फॉर्म किया था। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी क्या था, और गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखो, गोपाल कृष्ण गोखले जी 1905 में, ठीक है, 1905 में आईएनसी का जो मीटिंग होता था, ठीक है, आईएनसी का जो सेशन होता था, आईएनसी, उसमें ये प्रेसिडेंटशिप होल्ड करते हैं। और ये आईएनसी का जो सेशन होता है वो बनारस में होता है। ठीक है, बनारस में होता है। और इसी में क्या हुआ ना कि इसमें जो उसी समय क्या हुआ था कि अपना जो बंगाल का विभाजन हो जाता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हो जाता है इसी समय। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हो जाता है इस समय, पार्टीशन ऑफ बंगाल। बेसिकली हम लोग गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि 1905 में उन्होंने बनारस का सेशन में प्रेसिडेंटशिप होल्ड किया था, और पार्टीशन ऑफ बंगाल उसी समय हुआ था, 1905 में हो गया था अपना। तो उसी दौर में क्या हो रहा था ना कि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट चल रहे थे, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट जैसी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट जैसी चीज़ चल रही थी, तो उसमें बेसिकली इसमें जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी था, इसका इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो ये था कि जो भी जैसे वर्कर्स क्लास के लोग हैं, ठीक है, जो भी सर्वेंट्स क्लास के वर्कर क्लास हैं, तो उनको बेसिकली ट्रेनिंग स्किल दिया जाए, कुछ हद तक वर्कर्स को ट्रेन किया जाए, जैसे कि उनको कुछ भी स्किल्स देके ट्रेन किया जाए। ठीक है, स्किल्स देके ट्रेन किया जाए। ठीक है, ट्रेन करने के लिए बेसिकली क्या है ना कि एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स को ट्रेन किया जाए। ठीक है, स्किल और ट्रेन करके ग्रुप ऑफ वर्कर बेसिकली जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स होते थे उनको ट्रेन करके जो नेशनल बिल्डिंग में, नेशनल मतलब की जो देश को आगे बढ़ाने में मदद करे, उस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे। ठीक है, मोटो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का यही था। ठीक है, ताकि उनको एजुकेशन दिया जाए, अच्छे से एजुकेशन दिया जाए, उनको भी दिया जाए, और साथ के साथ उनको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दिया जाए। तो इसका मोटो यही था, ये जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी था उसका अच्छे से एजुकेशन देना, लोगों को इस एजुकेशन देके हेल्थ केयर अच्छा देना। ठीक है, अच्छा सैनिटेशन, साफ सफाई रहे, इस सैनिटेशन। तो इस तरह का
मोटो था इस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का, ठीक है, नेशनल बिल्डिंग किया जाए। और नेशनल बिल्डिंग कैसे होगा, जो भी उस समय के तमाम लोग थे, वर्कर्स थे, उनका एक सोसाइटी में अच्छी तरह से अपलिफ्टमेंट हो। तो वो चीज़ कैसे होगा, अच्छे से एजुकेशन दें, हेल्थ दें, सैनिटेशन अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में फॉर्म किया गया था, ठीक है। तो अब एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी का मेंटर भी कहा जाता है। गांधी जी के मेंटर थे, ठीक है, या फिर मेंटर भी बोल सकते हैं या फिर पॉलिटिकल गुरु भी बोल सकते हैं। तो दोनों चीज हमें ध्यान में रखना, पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के, पॉलिटिकल गुरु भी थे, ठीक है। और इसी में गांधी जी लिखते भी हैं बाद में कि माई पॉलिटिकल गुरुज एज ए गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और एक चीज और हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी को एक राय भी दिया था। जब गांधी जी वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से, तो उसमें गोपाल कृष्ण गोखले जी बोलते हैं गांधी जी को कि आप आए तो हैं, पर आप क्या कीजिए कि आप पूरे भारत को पहले भ्रमण कीजिए, भारत को पहले देखिए, समझिए। आप बिना किसी को टोके रोके, आप जो भी हो रहा है भारत में, आप उसको बस देखते जाइए और बस समझिए कि क्या हो रहा है। तो इसलिए गांधी जी इनको पॉलिटिकल गुरु भी मानते हैं, ठीक है। तो ये इस कुछ फैक्ट्स हमें इस क्वेश्चन में ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन वाज कंसीडर्ड बाय द गांधी जी एज अ पॉलिटिकल गुरु। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि पॉलिटिकल गुरु किसे मानते थे गांधी जी। गांधी जी किसे मानते थे, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो, व्हेन वाज 95 क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्रोहिबिशन ऑफ सती एक्ट पास्ड इन इंडिया। तो सती एक्ट जो है, प्रोहिबिशन ऑफ सती, पहले सती हुआ करता था, सती प्रथा चलती थी अपने देश में। तो यही पूछा जा रहा है कि इसमें कब इसे एबोलिश कर दिया गया, ठीक है। तो 1828, 1829, 1831, 1836। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है 1829, ठीक है। अब कुछ हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, सती एक्ट क्या था, 1829 में खत्म हो जाता है, ठीक है। 1829 में इसे बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या थे उस समय, गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो इसमें एक आदमी का काफी अहम योगदान भी रहता है, जैसे कि राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय। तो ये सब लोग जो थे, ये सब काफी उस समय के काफी प्रोमिनेंट लीडर्स थे, ठीक है। 1830s के आसपास के काफी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर्स थे। और जो भी समाज में जो भी जो कुरीतियां चल रही थी, तो उसको बेसिकली हटाने में इन लोगों का काफी अहम योगदान था। तो ये बेसिकली कैंपिंग करते थे, ठीक है, कैंपिंग चलाते थे गांव गांव में घूम के। तो इन लोगों का काफी अहम योगदान था इस सती प्रथा को हटाने में, ठीक है। और 1829 में ये हट जाता है सती प्रथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु डिक्लेयर्ड सती इलीगल, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था अपना, वेरन हास्टिंग, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, कर्जन। तो कौन था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। उस समय 1829 में ये हटा था सती प्रथा। और 1829 में विलियम बेंटिक क्या थे, हमारे उस समय के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97, हु बिगेन द फराजी मूवमेंट। फराजी मूवमेंट को बिगेन कौन किया था। तो पहला ऑप्शन है हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, एम.ए. मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है। फराजी मूवमेंट हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं कि फराजी मूवमेंट था क्या एक्चुअली। देखो, फराजी मूवमेंट बेसिकली देखा जाए ना तो 1815 के आसपास स्टार्ट होता है और 1818 आसपास चलते रहता है, ठीक है। और इसमें होता क्या फराजी मूवमेंट्स में, उस समय क्या हो रहा था ना कि जो मुस्लिम्स कम्युनिटी थी, उसमें कुछ अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस काफ़ी ज़्यादा मतलब परफॉर्म होते थे, ठीक है। अन इस्लामिक प्रैक्टिस हो रहे थे। तो उसी कुछ चीज़ों को चेंजेस करने के लिए बेसिकली फराजी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इसमें हम लोग यही जान सकते हैं कि हाजी शरीयतुल्लाह थे और इसका केंद्र जो था पटना वाला रीजन था, ठीक है। पटना वाला रीजन में पटना को सेंटर बनाया गया था, ठीक है, इस मूवमेंट के लिए, फराजी मूवमेंट के लिए। तो एक ये चीज़ ध्यान में रखना है कि बेसिकली जो भी अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस मुस्लिम कम्युनिटी में हो रही थी, ठीक है, तो उसी में चेंजेस लाना था, ठीक है, उसी को चेंज करना था। तो इसी चीज़ के लिए फराजी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था और हाजी शरीयतुल्लाह इसके क्या थे, लीडर थे और पटना इसका मेन सेंटर था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 98 है, हु वेयर फराजीज। तो फराजीज कौन थे, वही जो हाजी शरीयतुल्लाह को फॉलो करते थे, वही क्या थे, फराजीज उन्हें कहा जाता था। तो बस ये डायरेक्ट क्वेश्चन है अपना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। अब ये इसमें देखो, इसमें क्या रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो। जैसे कि प्रार्थना समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज है, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज है, और रहनुमाई मजदयान सभा है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं और इसका जो करेक्ट कॉम्बिनेशन हमें देखना है। तो देखो हमारा पहला क्या है, प्रार्थना समाज। तो देखो प्रार्थना समाज के बारे में देखते हैं। प्रार्थना समाज हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रार्थना समाज जो है उसका स्टार्टिंग कब हुआ था, 1867 में हुआ था, 1867 में हुआ था। और इसके जो इसको स्टार्ट किए थे उनका नाम क्या था, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, ये तो फाउंडर थे, ठीक है। और इसके एक चीफ मेंटर भी थे, गोविंद रानाडे, गोविंद रानाडे थे, गोविंद रानाडे। देखो इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या था ना, इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद यही था प्रार्थना समाज का कि जो भी वोमेन, उस समय वोमेन का कंडीशन काफ़ी मतलब अच्छा नहीं था, तो वोमेन की जो कंडीशन है उसको अपलिफ्ट किया जाए, बढ़िया किया जाए। और कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा था सोसाइटी में। तो बेसिकली इन सब मुद्दों को लेके सोसाइटी में चेंजेस लाने की ज़रूरत थी। और साथ साथ इसमें और भी था, जैसे कि चाइल्ड मैरिज काफ़ी ज़्यादा होता था उस समय, ठीक है, चाइल्ड मैरिज हो गया, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा। तो इन सब मुद्दों को, तो सोसाइटियल मुद्दे को लेके चेंजेस लाने के लिए प्रार्थना समाज का इस्टेब्लिश किया गया था। और आत्माराम पांडुरंग इसके फाउंडर थे, और गोविंद रानाडे क्या थे, मेंटर थे, मतलब इसको देख रेख कर किया करते थे, ये मेंटर थे। अब देखो यंग इंडिया की बात कर रहा है, तो यंग इंडिया के बारे में हम लोग इधर देख लेते हैं। यंग इंडिया का देखो, यंग इंडिया क्या था। यंग इंडिया बेसिकली गांधी जी का एक पत्रिका जैसा था, वीकली पेपर था, ठीक है, ये गांधी जी का था, यंग इंडिया गांधी जी का। देखो इसका स्टार्टिंग हुआ था 1919 में। ये जो यंग इंडिया जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया था 1919 में। बेसिकली इसमें इनका ये इसलिए स्टार्ट किया गया था कि ताकि ट्रूथ, ठीक है, नॉन वायलेंट और सत्याग्रह इनका मोटो था, ठीक है, सत्याग्रह, ठीक है। बेसिकली यंग इंडिया में इस तरीके की चीज़ें वो किया, मतलब रखते थे अपनी बातों को, ट्रूथ, ठीक है, सत्य के लिए, नॉन वायलेंट और सत्याग्रह जैसी चीज़ों में ज़्यादा भरोसा रखते थे। अब देखो ये पीरियड चल रहा है अपना क्या, 1919 का। तो उसी समय क्या होता है ना कि उस समय कुछ इंसिडेंट होते हैं, जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, ठीक है, तो उससे रॉलेट एक्ट आता है। तो इन सब चीज़ों से ना काफ़ी ज़्यादा उस समय देश की जो गतिविधियाँ थी वो थोड़ा वायलेंट कैरेक्टर हो रहा था। तो उसी चीज़ को देखते हुए गांधी जी यंग इंडिया नाम का पत्रिका चलाते हैं, वीकली पेपर, और उसमें ट्रुथ, नॉन वायलेंट, सत्याग्रह जैसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, यंग इंडिया। और गांधी जी का एक और 2-3 और पत्रिका है लिखते थे, जैसे कि हिंद स्वराज भी था। यंग इंडिया तो है ही, एक हिंद स्वराज भी था अपना, हिंद स्वराज के बारे में जान सकते हैं कि गांधी जी का था हिंद स्वराज। देखो हिंद स्वराज का भी क्या था, मोटो क्या था। हिंद स्वराज का मोटो ये था ना कि ब्रिटिशर्स इंडिया में इसलिए रूल कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग उन लोगों को कॉपरेट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को। अगर हम लोग ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करना बंद कर दें तो वो क्या करेंगे, इजिली खत्म होते जाएंगे। तो हिंद स्वराज में इस प्रकार की चीज़ें गांधी जी लिखते हैं, ठीक है। और भी था, नई जीवन करके था गांधी जी का, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो काफ़ी सारे बुक थे, बस उनमें से यंग इंडिया है गांधी जी का। तो प्रार्थना समाज, यंग इंडिया हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब देखते, देखो प्रार्थना समाज का है आत्माराम पांडुरंग। तो देखो इसमें भी मिल रहा है आत्माराम पांडुरंग और इसमें भी मिल रहा है, तो हम ये लेके चल रहे हैं। और दूसरा अपना यंग इंडिया, तो यंग इंडिया किसका था, मोहनदास करमचंद गांधी जी का। तो यानी कि ये ऑप्शन अपना सही जा रहा है। अभी ज्योतिबा फुले तो नहीं था, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, गलत हो जाएगा। आंसर हालांकि यही हो जाएगा, लेकिन हम लोग सभी को अब ये देख लेते हैं। अब लोकहितवादी है, तो लोकहितवादी का कौन थे, लोकहितवादी का गोपाल हरि देशमुख था, ठीक है। लोकहितवादी भी क्या था, एक सोशल रिफॉर्मर टाइप की, सोशल रिफॉर्मर के लिए चलाया गया था, सोसाइटी में रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो वो लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख से रिलेटेड है, ठीक है। और अपना नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज के बारे में तो हम लोग काफी डिटेल अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था हम लोगों ने कि सत्य शोधक समाज अपने क्या था, ज्योतिबा फुले ने स्टार्ट किया था, ठीक है, ज्योतिबा फुले जी ने स्टार्ट किया था। 1873 में शुरू हुआ था। बेसिकली जो भी सोसाइटियल में जो डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, निचले तबके के लोग हैं, उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए बात कही जा रही थी इसमें, ठीक है। इसमें अपना सत्य शोधक समाज के बारे में, और उसमें एक पत्रिका भी लिखते हैं गुलामगिरी। तो ये अपना हो गया। अब नेक्स्ट है रहनुमाई मजदयान सभा। तो रहनुमाई मजदयान सभा, इसके जो फाउंडर थे वो नरून जी फरदूनजी थे, ठीक है। ये बेसिकली पारसी कास्ट से बिलोंग करते थे, और जो पारसी कम्युनिटी में जो भी भेदभाव थी या फिर जो भी कुरीतियाँ थे, उनको बेसिकली चेंज करने के लिए ये वाला सभा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और इसके नरून जी फरुंदी जी फाउंडर थे।
तो देखो ये अपना एक कॉम्बिनेशन बन रहा है और इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। तो ये कुछ फैक्ट्स हमें ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, पूना सार्वजनिक सभा वाज फाउंडेड बाय। तो देखो पूना सार्वजनिक सभा किसके द्वारा फाउंड किया था? 1858 महादेव गोविंद रानाडे, 1870 महादेव गोविंद रानाडे, 1870 पंडित रामबाई रानाडे, 1870 सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसका आंसर देखो होगा तो महादेव गोविंद रानाडे, बट इसमें ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें ईयर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 1870 में क्या होता है? 1870 में पूना सार्वजनिक सभा को फाउंड किया जाता है महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। ठीक है, एक्चुअली क्या था, इस पूना सार्वजनिक सभा सिर्फ ये रानाडे के द्वारा ही नहीं फाउंड किया जाता है, इसमें और भी कुछ लीडर्स होते हैं, जैसे कि CS चिपलुंकर, गणेश वासुदेव जोशी। ठीक है, गणेश वासुदेव जोशी। ठीक है, तो ये 3 लोग मिलके पूना सार्वजनिक सभा को स्टार्ट करते हैं 1870 में। महादेव गोविंद रानाडे, CS चिपलुकर, गणेश वासुदेव, मतलब GV जोशी या फिर गणेश वासुदेव भी बोलते हैं, GV जोशी भी बोलते हैं इनको। ठीक है, GV जोशी शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये तीनों लोग ने मिलके पूना सार्वजनिक सभा स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसिकली इसका मोटो क्या था पूना सार्वजनिक सभा का? बेसिकली इसका मोटो ये था कि जो 1870 के आसपास जो भी पॉलिसीज लेके आ रहे थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस हो रही थी गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो उसमें इनका काम ये था इस सभा का कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आ रही है और जो भी जो पब्लिक है बेसिकली उनमें एक ब्रिज का काम करती थी। ठीक है, एक तरह से गवर्नमेंट जो भी कुछ पॉलिसी लेके आ रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठीक है, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी है, और जो पब्लिक्स हैं, जो पीपल्स हैं, वहाँ पे लोग हैं, तो उनको एक तरह से ब्रिज का काम करती थी। जो भी पॉलिसीज आ रही है, ठीक है, जो भी सिविल पॉलिसीज जो भी आ रही है या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी, क्रिमिनल पॉलिसी जो भी आ रही है, तो उसको बेसिकली समझाने की काम करता, मतलब लोगों को एक तरह से इंटरेक्शन कराती थी कि क्या पॉलिसी आ रहा है, क्या इकोनॉमिक पॉलिसी आ रहा है, क्या सिविल पॉलिसी आ रहा है, क्या पीजेंट्स के बारे में, पीजेंट्स को समझाती थी कि इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कानून, तो वो बेसिकली ब्रिज का काम करती थी। तो ये था अपना पूना सार्वजनिक सभा, और 1870 में महादेव गोविंद रानाडे, CS चिपलुंकर और GV जोशी ने इसे स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फाउंडेड द पागलपंथ मूवमेंट। ये एक तरह का मूवमेंट था, ठीक है, पागलपंथ मूवमेंट था, और इसमें ऑप्शन दिया है बुलेन शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। तो इसका आंसर क्या होगा? पागलपंथ जो मूवमेंट था बेसिकली इसका आंसर है करम शाह। ठीक है, अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो पागलपंथ मूवमेंट था ये बेसिकली सोशियो रिलीजियस टाइप का मूवमेंट था, सोशियो रिलीजियस इकोनॉमिक मूवमेंट, इसको सब चीज बोल सकते हैं। ठीक है, सोशियो रिलीजियस और इकोनॉमिक टाइप का मूवमेंट था, इकोनॉमिक मूवमेंट। देखो इसमें हो क्या रहा था ना कि ये इस वाले मूवमेंट में हो क्या रहा था कि अपना जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, तो वहाँ पे क्या हुआ नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में कि वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी है। ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो उस ट्राइबल वाले पॉपुलेशन में क्या हो रहा था ना कि ब्रिटिशर्स और जो लैंड को जो होल्ड करते हैं उनको जमींदार बोलते हैं, तो ब्रिटिशर्स और जमींदार क्या कर रहे थे कि फॉरेस्ट पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर रहे थे और टैक्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किए हुए थे। ठीक है, तो टैक्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, टैक्स इंक्रीज हो रहा था और पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज कर रहे थे। तो इससे हो क्या रहा था ना कि जो यहाँ के जो लोग थे, ठीक है, जैसे हजोंग, ठीक है, कुछ ट्राइब्स थे, तो वो ट्राइब क्या था ना कि जो भी टैक्स थे उनको देने में मतलब सहमत नहीं थे, मतलब दे नहीं पा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा हाई टैक्स था। तो नहीं देने के चक्कर में क्या हो रहा था ना कि काफ़ी ज़्यादा वो कर्ज में चले गए थे लोग। अब कर्ज में चले गए थे तो उससे हुआ क्या कि जो भी लैंड्स इनके पास था, ट्राइबल लोग के पास, वो लैंड क्या हो रहा था, वो ब्रिटिशर्स या जमींदार अपने पास रख ले रहे थे। तो इससे क्या था कि लोग काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ भी लेके आ रहे थे और उनके रिलीजियस चीज़ों में भी काफ़ी दखलंदाजी दे रहे थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा, और जमींदार क्या कर रहे थे, लैंड अपने पास ले रहे थे। तो इसी से परेशान होकर क्या करते हैं कि यहाँ पे पागलपंथ मूवमेंट स्टार्ट किया था, पागलपंथ, और इसके जो लीडर होते हैं करम शाह रहते हैं, और बाद में इनके बाद इनका बेटा होता है टीपू शाह, ठीक है, टीपू शाह फिर इस मूवमेंट को लीड करता है। और फाइनली क्या होता है ना कि 1833 आते तक, ठीक है, 1833 आते तक ये मूवमेंट क्या होता है ना कि थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है अपना। तो ये था अपना पागलपंथ मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द देवबंद स्कूल। ठीक है, अब देवबंद स्कूल के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन एसोसिएटेड नहीं है।
तो ऑप्शन है अपना मोहम्मद कासिम सबी, अब्दुल रशीद गंगोई, अल्ताफ हुसैन अली, अल हसन। तो देखो पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि देवबंद मूवमेंट था क्या एक बार, उसके बाद हम लोग आते हैं ऑप्शन पे। ठीक है, देखो देवबंद मूवमेंट था क्या। बेसिकली यूपी में, यूपी के सहारनपुर में, ठीक है, अभी का सहारनपुर है, सहारनपुर, यूपी के सहारनपुर में देवबंद स्कूल स्टार्ट किया गया, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो इसमें स्टार्ट इसलिए किया गया था ना कि जो भी मुस्लिम कम्युनिटी में जो एक तरह से चेंजेस लाने की बात कर रही थी, तो बेसिकली ये रिवाइवलिस्ट टाइप का मूवमेंट था, रिवाइवलिस्ट, बेसिकली ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। जो भी मुस्लिम कम्युनिटी में जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उन पे चेंजेस करने की बात की जा रही थी उसमें। और उसमें क्या था ना कि बेसिकली जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के, जैसे कि कुरान है, हदीस है, तो इसमें जो भी ये जो भी प्रिंसिपल हैं, ठीक है, जो भी मुस्लिम प्रिंसिपल हैं, मुस्लिम के जो कम्युनिटी के जो भी प्रिंसिपल हैं, और प्लस प्लस उस समय क्या हो रहा था ना कि ये देवबंद स्कूल वाला मूवमेंट है, ये लगभग 1866 के आसपास वाला मूवमेंट, 1866 के आसपास का समय चल रहा है ये देवबंद स्कूल का। तो इसमें जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के जो भी प्रिंसिपल है, उनमें अच्छी चीज़ें को ज़्यादा बढ़ावा देना था, ठीक है। और साथ में साथ जो नेशनलिस्ट टाइप के जो मूवमेंट थे उस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी रहते हैं। तो बेसिकली प्रिंसिपल जो मुस्लिम कम्युनिटी के अच्छे प्रिंसिपल लेना है, और नेशनलिस्ट टाइप के एस्पिरेशन को लेकर चलना है, नेशनलिस्ट, तो नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस हैं उनको साथ में लेके चलना है, ठीक है। इनकी देखो प्रिंसिपल्स मतलब जो अच्छे चीज़ें हैं मुस्लिम कम्युनिटी के उसको, और जो नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस हैं, ठीक है, उनको लेके क्या करना है, लोगों को ट्रेन करना है। बेसिकली इसको लेके क्या करना है, लोगों को ट्रेन करना है, पीपल्स को ट्रेन करना है, ठीक है। मतलब ट्रेन मतलब कि उनको अच्छे से तरीके से बताना है अपना जो भी मोटो, जो भी प्रिंसिपल, अच्छी अच्छी चीज़ें जो है मुस्लिम कम्युनिटी के, वो बताना है। और कैसे देश का जो राष्ट्रवाद है उसको उसके साथ बताया जाए, ताकि लोगों में जो फ्रीडम की जो जागरूकता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मोटो था। और ये जो देवबंद स्कूल था, और ये आईएनसी को भी सपोर्ट करता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी ये सपोर्ट करता है ये, ठीक है। तो ये देवबंद स्कूल सपोर्ट करता है। और इसमें अगर हम देखा जाए तो ये कुछ लीडर्स हैं, मोहम्मद कासिम सबी, अब्दुल रशीद गंगोई और अल हसन, ये 3 लीडर जो हैं देवबंद स्कूल में बेसिकली ट्रेनिंग का काम करते थे, ठीक है। एक तरह से लोगों को ट्रेनिंग देते थे कि ताकि अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स जो भी अपने मुस्लिम कम्युनिटीज़ में जो भी जैसे हदीस हैं, कुरान है, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ों को ले दिया जाए, और नेशनलिस्ट एस्पिरेशन बढ़ाया जाए लोगों में, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉट पूछ रहा है, तो ये अल्ताफ हुसैन अली नहीं थे, ठीक है। बाकी ये सब क्या थे, लीडर इससे एसोसिएटेड थे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिवाइवलिस्ट टाइप का मूवमेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंडेम्ड बाय ब्रह्मो समाज, ठीक है। अब ब्रह्मो समाज के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सा चीज़ कंडेम नहीं करता है। तो एक बार पहले हम लोग ब्रह्मो समाज के बारे में देख लेते हैं कि ब्रह्मो समाज है क्या। देखो ब्रह्मो समाज जो है ना, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय। देखो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि राजा राम मोहन राय को ना काफ़ी ज़्यादा जो सती प्रथा हटाने में इनका काफ़ी अहम योगदान था। ये जगह जगह जाके कैंपिंग चला रहे थे। तो राजा राम मोहन राय को ना कुछ अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ इंडियन रिनेंसा के नाम से भी जाना जाता है, और क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो इन सब नामों से इन्हें जैसे कि कुछ लिख दिया जाए, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ इंडियन रिनेंसा, इंडियन रिनेंसा, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रिनेंसा के नाम से भी जाना था। मतलब एक नए युग की शुरुआत है, उस तरह से इनको एसोसिएट किया जा रहा था, क्योंकि बहुत सारी जो उस समय समाज में जो खामियां थी ना, उनको दूर करने में इनका काफ़ी अहम योगदान था। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में ये एक देखो ब्रह्मो समाज तो बनता है अपना 1828 में, 1828 में, ठीक है। अब लेकिन उससे पहले भी 1815 में एक आत्मीय सभा बनाते हैं, ये आत्मीय सभा, ठीक है। तो आत्मीय सभा का मोटो क्या होता है कि जो भी सोसाइटी में सोशियो और रिलीजियस चेंजेस लाने का, ठीक है, जो भी कुरीतियाँ चल रही हैं अपने समाज में, हिंदू समाज में, उसको चेंज करना था, सोशियो रिलीजियस चेंज लाना है, सोशियो रिलीजियस चेंज लाना है, ठीक है। तो ये तो 1815 तक इसमें स्टार्ट हुआ था। लेकिन ब्रह्मो समाज लाने का क्या मकसद था, देखो ब्रह्मो समाज आता है अपना 1828 में।
तो इसका मोटो क्या था ना, इसका बेसिकली मोटो था कि सोशियो रिलीजियस चेंजेस तो आ ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ठीक है, तो इन सब चीज़ों की डिस्कस ब्रह्मो समाज में किया गया था। ठीक है, इन सब चीज़ों में चेंजेस लाने के लिए ब्रह्मो समाज के लिए ब्रह्मो समाज को बनाया गया था। अब होता क्या ना कि ब्रह्मो समाज 1828 में तो बन जाता है, और इसके साथ होता क्या ना कि कुछ समय के बाद, ठीक है, इनके मतलब गुजर जाने के बाद एक ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बन जाता है। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। होता क्या कि इस ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी और भी लीडर्स कनेक्ट हैं, बट इनके मतलब मरने के बाद फिर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। केशव चंद्र सेन। फिर एक ब्रांच और टूटता है इससे, उससे बनता है एक आदि ब्रह्मो समाज। ठीक है, एक तो एक ये ब्रांच हो गया, एक आदि ब्रह्मो समाज बन जाता है, आदि ब्रह्मो समाज। उसके फाउंडर होते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तो ये बेसिकली ब्रह्मो समाज इसलिए बनाया गया था कि सोसाइटी में जो भी है, जो भी दिक्कतें हैं, कुरीतियां हैं, उसको चेंज किया जाए, तो उसी के लिए बनाया गया था। और इसका देखो अब हम लोग समझ सकते हैं मोटो क्या था। अब देखो इस मोटो से क्या लग रहा है कि कास्ट सिस्टम, मतलब कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट होगा, तो ये तो सही होगा। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है, जब कोई शादी करने के बाद बहुत सारे वाइफ्स रखता है तो उसे हम लोग पॉलीगैमी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी मतलब नहीं सॉरी, वो तो मोनोगैमी हो गया। पॉलीगैमी का मतलब क्या हो गया कि एक वाइफ रखना है। ठीक है, तो पॉलीगैमी वो सही था। पर्दा सिस्टम है उसे हटाना है। और इसका क्या मोटो नहीं था, इसका मोटो नहीं था कि अवतारवाद का मोटो नहीं, वो नहीं था। ठीक है, अवतारवाद में ये विश्वास नहीं करता था। और एक चीज़ हम लोग इसमें जान सकते हैं कि ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन थी, राजा राम मोहन थे, उनका मोटो ये था कि मोनोथिज्म में बिलीव करते थे। मोनोथिज्म। ठीक है, मोनोथिज्म में बिलीव करते थे। मोनोथिज्म का मतलब कि भगवान एक ही हैं। ठीक है, भगवान एक ही हैं, तो बेसिकली ये मोनोथिज्म पे बेसिकली फॉलो करते थे राजा राम मोहन राय। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हम इस क्वेश्चन से ध्यान में रख सकते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं ब्रह्मो समाज फॉलो करता था, आंसर अपना ये हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ को फॉलो करता था कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉलीगैमी नहीं होना, पॉलीगैमी में बिलीव करता था, नहीं होना चाहिए। पर्दा सिस्टम में भी नहीं करता था। तो अवतारवाद में वो नहीं करता था। ठीक है, तो नॉट कंडेम्ड। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट बुक ऑफ राजा राम मोहन रॉय। एक बुक भी पब्लिश किया था इन्होंने। ठीक है, जैसे कि वेदांत ग्रंथ, तुफुत उत मुल्हुद्दीन, भारतीय विलासा, शकुंतलाम। तो इसमें से एक बुक था इनका, राजा राम मोहन रॉय का वेदांत ग्रंथ। सबसे पहले इन्होंने 1815 में, ठीक है, 1815 में आत्मीय सभा भी स्टार्ट होता है, और उसी समय एक बुक भी लिखते हैं, वो वेदांत ग्रंथ था। ठीक है, और एक तुफुत उल मुहिद्दीन इन्हीं का बुक था, ये भी इन्हीं का बुक था। ठीक है, ये इसमें ये बात करते हैं कि मोनोथिज्म के बारे में, कि भगवान एक ही है। तो ये बुक भी इनका राजा राम मोहन राय का, लेकिन पहला बुक था वेदांत ग्रंथ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द जस्टिस पार्टी इन मद्रास मेड द एक्सपेरिमेंट ऑफ डायरकी अ सक्सेस इन द प्रोविंस बिकॉज ऑफ देयर। किसके लिए? ठीक है, तो जस्टिस पार्टी मद्रास में एक्सपेरिमेंट ऑफ डायरकी सक्सेस इन द प्रोविंस करती है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ एजुकेशनलिस्ट स्टेटस के लिए, लॉयलिस्ट एटीट्यूड टुवर्ड द ब्रिटिश, प्रो पुअर एटीट्यूड, एंटी ब्राह्मणियल स्टांस। तो देखो जस्टिस पार्टी के बारे में पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आते हैं। तो जस्टिस पार्टी का मोटो क्या था? जस्टिस पार्टी जो है ना, जस्टिस पार्टी को 1916 में, ठीक है, साउथ वाले रीजन में बनाया जाता है, अपना साउथ जो मद्रास वाला रीजन है उसमें, वहाँ पे बनाया जाता है। तो इसमें कुछ पहले हम लोग लीडर देख लेते हैं कि कौन कौन से लीडर थे इसके लीडर हम लोग इसका लीडर देख लेते हैं। टीएम नायर, पी चेट्टी, सीएन मुदलियार। तो ये कुछ लीडर थे जस्टिस पार्टी का। तो जस्टिस पार्टी का मोटो क्या था? जस्टिस पार्टी का मोटो ये था ना कि जो भी मतलब उस समय क्या हो रहा था ना 1916 में, देखो ये 1916 में चल रहा है, और 1960 में ही क्या हो रहा था ना कि होम रूल लीग मूवमेंट भी चल रहा था। ठीक है, अपने इंडिया में होम रूल लीग मूवमेंट चल रहा था। तो होम रूल लीग मूवमेंट में क्या हो रहा था ना कि काफ़ी ज़्यादा अपर कास्ट के लोग थे। ठीक है, इस वाले मूवमेंट को काफ़ी अपर कास्ट के लोग भी चला रहे थे। तो उसका जो मोटो था ना, उसमें मतलब ऐसा लग रहा था जस्टिस पार्टी वाले लोग को कि इनका ब्राह्मणिकल स्टैंड काफ़ी ज़्यादा है इसमें। ठीक है, ब्राह्मणिकल लोग काफ़ी हैं इसमें। तो इसलिए जस्टिस पार्टी का जो स्टांस था इसमें एंटी ब्राह्मणिकल स्टांस था। ठीक है, इसमें मतलब उनका कॉन्सेप्ट है कि इसमें कोई मतलब ऐसा सोसाइटी, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए इसमें ब्राह्मण लोग कम हो। तो इनका स्टांस एंटी ब्राह्मणिकल स्टांस था।
ठीक है। और और होम रूल लीग में काफ़ी ज़्यादा ब्राह्मणिकल स्टैंड से इनके अनुसार लग रहा था इनको, तो इसलिए ये इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था जस्टिस पार्टी ने मद्रास। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं कि जस्टिस पार्टी को एक और नाम से भी जाना जाता था, साउथ इंडिया लिबरेशन फेडरेशन करके, लिबरेशन फेडरेशन। ठीक है, साउथ इंडिया लिबरेशन फेडरेशन। और ये बात करते थे कि जो भी जो इसमें भी वही बात होती थी कि जो भी मतलब नीचे तबके के लोग हैं उनका अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करते थे, और जो भी ब्राह्मणिकल स्टैंड है उस पर फोकस नहीं रखते थे। ठीक है, तो ये अपना जस्टिस पार्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जान सकते हैं। इसके लीडर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तयूनी मूवमेंट बिगेन इन अपोजिशन टू द फराजी मूवमेंट एट ढाका इन 1893 वाज स्टार्टेड। तो इसका एक मिनट, पिछले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया था ना, हाँ ठीक है। तयूनी मूवमेंट बिगेन इन अपोजिशन टू द फराजी मूवमेंट एट ढाका इन 1893 एंड वाज स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, लीडर्स का नाम पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ सैयद अमीर अली ऑफ कलकत्ता, सर सैयद अहमद ऑफ अलीगढ़, हसन इमाम ऑफ पटना, किरामत अली ऑफ जौनपुर। तो देखो तयूनी मूवमेंट के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। तो तयूनी मूवमेंट क्या था ना, आप लोग आंसर के बारे में देखिए, सोचिए, तक हम लोग देखते हैं तयूनी मूवमेंट के बारे में। देखो तयूनी मूवमेंट क्या था कि 1893 में स्टार्ट किया गया था। बेसिकली तयूनी मूवमेंट इसलिए स्टार्ट किया गया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डिस्कस किए थे कि फराजी मूवमेंट हुआ था। ठीक है, फराजी मूवमेंट हुआ था, उसमें भी क्या बात चल रही थी, उसमें बात चल रही थी कि जो भी इस्लामिक अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसमें चेंज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फराजी मूवमेंट का ये मोटो था। और तयूनी मूवमेंट क्या बोलता है ना कि नहीं, हम लोग चेंज नहीं करेंगे, जो चीज़ पहले से चला हुआ आ रहा है, ठीक है, जो प्रीवियस समय में जो भी पहले चीज़ आ रहा है हम लोग उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। तो मतलब इनका था कि ओरिजिनल जो चीज़ है, ओरिजिनल को ही फॉलो करना है। ठीक है, तयूनी मूवमेंट का तो ये बेसिकली फराजी मूवमेंट के अगेंस्ट था, इसीलिए ये बात करता है कि जो भी ओरिजिनल चीज़ें हैं, जो भी हमारे कुरान हदीस में जो भी चीज़ लिखे हुए हैं वैसा ही हम लोग उस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो इनका तयूनी मूवमेंट का यही था बेसिकली। ठीक है, और 1893 में ये ढाका वाले रीजन में हो रहा था, मतलब उस एरिया में फैला हुआ था ये मूवमेंट, और उसको लीड कर रहे थे किरामत अली ऑफ जौनपुर। ठीक है, ये बेसिकली इस मूवमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु मैरिड ए ब्राह्मण विडो इन 1893। ब्राह्मण विडो से मैरिज कौन किया था, BM मालाबारी, दाराराम गिडुमल, ज्योतिबा फुले, DK कर्वे। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा DK कर्वे। ठीक है, DK कर्वे ने ब्राह्मिक विडो से ठीक है विडो से मैरिज किया था 1893 में। तो अब हम लोग इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले हुआ क्या ना कि अपने देश में अपने कंट्री में हुआ क्या करता था कि सती प्रथा होती थी। सती प्रथा में क्या होता था, सती प्रथा में होता था कि जो भी हस्बैंड किसी का मर जा रहा है तो उसकी वाइफ भी क्या होती थी, उसी के साथ उसको दाह संस्कार कर दिया जाता था, मतलब उसको जला दिया जाता था। तो ये था अपना सती प्रथा। तो ये काफ़ी कुरीतियाँ चली आ रही थी, तो इससे 1829 में एबोलिश किया जाता है। उस समय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक होते हैं, तो ये तो एबोलिश हो जाता है। लेकिन अब हुआ क्या कि अब सती प्रथा को बंद कर दिया गया, तो अब लेडीज जो मर नहीं रही थी, ठीक है, अब क्या रही थी अब, तो उनको अब सेफली क्या किया गया ना कि उनको दोबारा शादी करवाना, मतलब उनका दोबारा शादी किया जाए। ठीक है, इस तरह से। तो इसी में होता है विडो रीमैरिज एक्ट आता है, विडो रीमैरिज एक्ट। जो भी विडो हो गई हैं उनका फिर से रीमैरिज कराया जाए, तो ये एक एक्ट आता है विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में। ठीक है, 1856 में एक विडो रीमैरिज एक्ट आता है। और उस समय अपने जो गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड कैनिंग रहते हैं, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में 1857 का रिवोल्ट भी होता है, 1857 का रिवोल्ट। तो बेसिकली लॉर्ड कैनिंग के समय में ही विडो रीमैरिज एक्ट आता है। और बेसिकली इसी के बाद हुआ क्या ना कि DK कर्वे क्या करते हैं कि ब्राह्मण विडो से ठीक है, ब्राह्मणिकल विडो से शादी करना काफ़ी बड़ा बात होता था उस समय। तो 1893 में वो विवाह करते हैं। और DK कर्वे क्या है ना, DK कर्वे के बारे में देख लें तो DK कर्वे काफ़ी ज़्यादा इस तरह का सोसाइटियल रिफॉर्म लाने में काफ़ी मदद भी किए थे। ठीक है, और DK कर्वे में देख लें तो ये एक विडो रिफॉर्म एसोसिएशन भी फॉर्म करते हैं, विडो रिफॉर्म एसोसिएशन। 1893 में विडो रिफॉर्म एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक विडो आश्रम भी बनाते हैं, विडो आश्रम 1899 के आसपास विडो आश्रम भी बनाते हैं कि जो भी वैसे लोग हैं, जो भी वैसे
लेडीज़ हैं जो विडो हैं उनको एक आश्रम बनाया जाए ताकि वहाँ पे वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी को आगे मतलब बिता सकें। उसके लिए एक विडो आश्रम भी बनाते हैं। डीके कर्वे के बारे में देख लिए हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा डीके कर्वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये कुछ दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप का है। बंगा भाषा परीक्षा सभा, लैंड ऑर्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। तो इसे हम एक क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में कब कब ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था उसे हमें अरेंज करना है। तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला है बंगा भाषा परीक्षा सभा, फिर लैंड ऑर्डर सोसाइटी है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया, इंडियन लीग। तो इसे हम लोग क्रोनोलॉजी वाइज देख लेते हैं। देखो, बंगा भाषा परीक्षा सभा जो है 1836 में 1836 में राजा राम मोहन राय के द्वारा फॉर्म किया गया था। राजा राम मोहन राय। ठीक है, और लैंड होल्डर सोसाइटी देख लो, लैंड होल्डर सोसाइटी है। देखो, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना, पहले आईएनसी था अपना, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना। लेकिन उसके पहले ना ये इस तरह की छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने मतलब फील्ड में काम कर रही थी। ठीक है ना। तो बेसिकली लैंड ऑर्डर सोसाइटी 1836 में बनता है और इसका मोटो, इसका बेसिकली इसे देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया था। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी देख लें तो ये 1843 में विलियम्स एंड एडम, ठीक है, विलियम एडम करके होते हैं, विलियम एंड एडम नाम के व्यक्ति होते हैं, ये इस सोसाइटी को बनाते हैं। ठीक है, और अपना इंडियन लीग है। इंडियन लीग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा, ठीक है, शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसे बनाया जाता है। तो एक तरह से हम लोग क्रोनोलॉजी अगर देख ले तो एक 1836 पहला ये आ रहा है। तो यानी कि अपना ऑप्शन देखो, ये हो सकता है या ये हो सकता है। फिर सेकंड ये 1838 है। ठीक है, 1838 है। तो ये अपना सेकंड क्या आ रहा है, 36 के बाद 38 आ रहा है। तो ऑप्शन 2 वाला आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ रहा है, 1843 है, तो ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, और लास्टली क्या है, 1875 यानी फोर्थ लास्ट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आईएनसी फॉर्म होने से पहले काफ़ी सारे लोकल्स ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी। ठीक है, अपने डिफरेंट डिफरेंट मुद्दों को उठा रही थी, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में चल रही थी, और फाइनली इन सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के बाद में एक आईएनसी बन जाता अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 110, द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय। तो जो सेकंड सेशन था, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो किनके द्वारा प्रिसाइड किया गया था। तो ऑप्शन है अपना गणेश अगरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो हम लोग देख लिया कि 1885 में बनता है। 1885 में बॉम्बे में इसका फॉर्म होता है अपना, और इसके पहले प्रेसिडेंट होते हैं वोमेश चंद्र बनर्जी। अब इसमें पूछ रहा है कि दूसरा कौन बनता है, तो दूसरा इसमें दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब देखो इसमें और एक चीज़ और देख सकते हैं, दूसरा ये हो गया। तीसरा हम लोग डिस्कस किए थे कि 1880, ये तो 1886 हो गया। तो 1887 में फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1887 में फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते हैं। वो कौन थे प्रेसिडेंट, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये अपने फर्स्ट मुस्लिम होते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट ब्रिटिशर्स कौन था बना था प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट ब्रिटिशर्स 1888 में बना था, वो जॉर्ज यूलेट थे। ठीक है, इससे हमें ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 111, एट विच प्लेस 27th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड। कि 27th सेशन कहाँ पे हेल्ड हुआ था। देखो, ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 27th सेशन जो है अपना 1912 के आसपास हुआ था, 1912। और ये हुआ था अपना कहाँ पे, देखो ये हुआ था अपना बांकीपुर में। ठीक है, बांकीपुर पटना दोनों एक ही जगह है। तो मोर स्पेसिफिकली हम लोग जाएंगे, बांकीपुर दिया हुआ है तो वही जाएंगे, पटना में ही बांकीपुर है। तो 1912 में ये 27th सेशन होता है अपना, और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सी मजूमदार होते हैं। ठीक है, आरसी मजूम। ये इसको प्रेसिडेंटशिप ये होल्ड कर रहे थे आरसी मजूमदार। तो इसमें हुआ क्या ना कि कुछ एक आध इंपॉर्टेंट चीज़ भी हुआ था कि बंगाल का विभाजन भी हुआ था। ठीक है, बंगाल जो 1905 में जो थोड़ा सा विभाजन हुआ था, 1905 में जो
पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल सेपरेट हुआ था। और 1911 में क्या होता है, 1911 में और बंगाल का टुकड़ा हो जाता है, ठीक है, और भी बंगाल विभाजन होता है, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि वो और पार्ट अलग हो जाता है, तो इसमें बिहार और उड़ीसा एक अलग प्रोविंस बन जाता है और बंगाल टूट जाता है, बंगाल और अलग हो जाता है। तो 1911 में ही होता है। तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन इसमें किया जाता है, ठीक है, 1912 में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, दिस स्टेटमेंट इज कंसर्ड विद। तो देखो ये काफ़ी मतलब फेमस कोट भी है, और ये अपना जो कोट है वो बाल गंगाधर तिलक का है, ठीक है। इन्होंने ही बात की थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेके रहेंगे। और स्वराज की बात भी करते हैं, ठीक है। और इसमें इनके बारे में अगर देख ले तो इनका 2 पत्रिका भी था, हम लोग डिस्कस किए थे, केसरी एंड मराठा, ठीक है, मराठा इनका 2 पत्रिका था, ठीक है। केसरी जो था वो मराठी लैंग्वेज में होता था, और मराठा जो था इंग्लिश लैंग्वेज में ये पब्लिश होता था, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में। और ये जो होता था ये मराठी में होता था, मराठी में होता था, ठीक है। और भी देख सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लें, तो बेसिकली बाल गंगाधर तिलक जो है ना, काफ़ी एक तरह के एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी थे, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट मतलब एक काफ़ी ज़्यादा वायलेंट टाइप के लीडर हुआ करते थे एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। वो ग्रेजुअल प्रोसेस में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। वो एकदम से मतलब कुछ भी हो, बहुत एकदम से चेंजेस चाहते थे ये लोग। तो इसी के चलते क्या होता है, स्प्लिट भी हो जाता है कांग्रेस में 1907 में। तो उसमें से एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर बाल गंगाधर तिलक भी होते हैं, लाल बाल पाल में से, ठीक है। और एक चीज़ और देख सकते हैं हम लोग कि ये 1908 में क्या होता है कि ये कुछ ऐसा मतलब सीडीसियस एक्टिविटीज़ लिखते हैं। ये जो केसरी अखबार होता है, केसरी अखबार में कुछ सीडीसियस चीज़ लिखते हैं। देखो सीडीसियस का मतलब होता है, सीडीसियस का मतलब कि ऐसा चीज़ लिखे हैं जैसे कि जो राष्ट्र के हित में, मतलब उस समय जो ब्रिटिशर्स था उसके कानून के खिलाफ लिख रहे थे, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, सीडीसियस चार्ज लगा दिया गया, तो राजद्रोह का इन पे मुकदमा कर दिया गया, और 1908 में इन्हें जेल भेज दिया गया। तो ये लगभग 6 साल के लिए, 6 ईयर्स के लिए जेल चले जाते हैं, 6 साल के लिए जेल चले जाते हैं, ठीक है, जेल चले जाते हैं। तो वहीं पे अब 6 साल रहते हैं जेल में, और वहाँ पे अपना बहुत सारा बुक लिखते हैं, जैसे कि उनमें से एक बुक था, एक बुक भी लिखते हैं जिसका नाम होता है गीता रहस्य, गीता रहस्य, ठीक है। वो बुक लिखते हैं गीता रहस्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गीता रहस्य के बारे में लिखते हैं। और फाइनली क्या होता है, 6 साल के बाद, यानी कि 1908 में जेल गए थे 1908 में, और 8 से 14 यानी कि 1914 के आसपास वो रिलीज होते हैं, मतलब जेल से निकलते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि 1914 में रिहा हो गए, ठीक है। और इसके बाद 1914 के बाद क्या होता है, 1916 में लखनऊ सेशन होता है, ठीक है, यहाँ लखनऊ सेशन होता है, लखनऊ सेशन। तो लखनऊ सेशन में क्या होता है कि जो 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुआ था, ठीक है, जो मनमुटाव हो गया था आईएनसी में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट को लेकर, तो फाइनली जब ये जेल से निकलते हैं 1940 में, और 1916 में क्या होता है, लखनऊ सेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट है उनका मिलन होता है, मतलब वो लोग हाथ मिलाते हैं एक कि चलो जो भी हुआ कोई नहीं, हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, देश की आज़ादी में फिर से भाग लेते हैं। तो 1916 में लखनऊ सेशन होता है, और इसमें क्या होता है ना कि हिंदू मुस्लिम का यूनिटी भी देखा जाता है। देखो 1909 में क्या होता है ना कि हिंदू मुस्लिम के यूनिटी में दरार आ जाती है, कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म आ जाता है, तो उसमें भी एक काफ़ी ज़्यादा मतलब दरार आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें लखनऊ सेशन में बेहतर हो जाती है। तो ये कुछ हम लोगों ने ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखा। और भी एक चीज़ देख सकते हैं कि 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को क्या होता है, ये मर जाते हैं, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक मतलब देहावसान हो जाता है इनका। तो उसी समय क्या होता है ना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने वाला था, और उसी दिन मर जाते हैं। तो इन्हीं के नाम पे एक तिलक स्वराज फंड बनाया जाता है, ठीक है, तिलक स्वराज फंड बनाया जाता है, ताकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, और इन्हीं के नाम पे इस मूवमेंट को आगे चलाया जाए। तो ये था, हम लोग बाल गंगाधर तिलक के बारे में काफ़ी अच्छे से देख लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइस्ड और प्लान्ड बाय देम। देखो ऑप्शन दिया हुआ, लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने ही कहा था कि ये जो आईएनसी बना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बन रहा है, तो जो कांग्रेस मूवमेंट करी है वो नाइदर इंस्पायर्ड बाय पीपल, मतलब वो लोगों के द्वारा इंस्पायर्ड नहीं है, और नॉट डिवाइस्ड और प्लान्ड बाय देम, मतलब उनके द्वारा एक तो इंस्पायर्ड भी नहीं है और उनके द्वारा प्लान भी नहीं है, ठीक है। तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था, ठीक है। लाला लाजपत राय के बारे में अगर हम लोग कुछ देख लें, तो लाला लाजपत राय एक सेफ्टी वल्व थ्योरी का नाम देते हैं, सेफ्टी वल्व
थ्योरी, देखो इसमें सेफ्टी वल्व थ्योरी में ये बोलते हैं ना कि जो आईएनसी बना है अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो बेसिकली इसलिए बनाया गया ना कि जो भी पहले क्या कि जो भी लीडर्स इधर उधर जाके दूसरे दूसरी जगह मतलब उस मूवमेंट को रिवोल्यूशनाइज कर रहे थे, ठीक है, 1885 के पहले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो गई थी, बहुत सारे डिफरेंट। तो एओ ह्यूम जो होता है, एओ ह्यूम जो सिविल सर्वेंट रहता है, ठीक है, ये क्या करता है, बोलता है कि चलो आप लोग जो इधर उधर एक एक जगह जाके आप लोग जो मूवमेंट चला रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप एक ही जगह आ जाओ, वहीं पे कुछ कुछ जो अपना बात है उसको रखा करो। तो 1885 में क्या होता है, आईएनसी फॉर्म होता है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लीडर अपना अपना ओपिनियन देते हैं कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना है, इसमें क्या है कि लोग अपनी बात जो कहेंगे वो मात्र, उसमें होता क्या था ना कि लास्ट के जो 3 डेज होते थे, ठीक है, जैसे कि ईयर का जो एंड होता था, तो 28, 29, 30 मतलब कि, या फिर 29, 30, 31 दिसंबर को ही ये मीटिंग होता था। तो उसमें लास्ट दिन में जाके जो भी देश की जो मुद्दे हैं उनको रखा जाता था। तो बेसिकली इसलिए इसको बोला गया था कि ये सेफ्टी बल्ब थ्योरी के काम कर रहा है, क्योंकि जब बस साल के 3 दिन मतलब 3 दिन ही, 3 डेज ही आप देश के मुद्दे को उठा रहे हैं। तो बहुत सारे लीडर्स जैसे कि अश्वनी कुमार दत्त थे, उन्होंने इसे 3 देश तमाशा के नाम से भी बोला था। लाला लाजपत राय इस ऑर्गेनाइजेशन को सेफ्टी बल्ब थ्योरी के नाम से दिए थे, ये एक तरह का सेफ्टी बल्ब है ब्रिटिशर्स के लिए। जो भी लोग हैं, लीडर्स हैं, सारे यहीं पे आके अपना बात को रख रहे हैं, ठीक है, सेफ्टी बल्ब का काम कर रहा है ब्रिटिशर्स के लिए। और भी बहुत सारे लीडर थे, जैसे कि हम अगर देख लें, डफरीन इसको बोला था माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, आईएनसी जो अपना माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, मैच द लिस्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो ये देखो बेसिकली दिया हुआ है कि ये मीटिंग दिया हुआ है कि प्लेसेस और मीटिंग दिया हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ कहाँ हुआ था और उसके प्रेसिडेंटशिप को होल्ड कौन किसने किसने किया था। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं वो देखो 1940 में, ठीक है, 1940 में रामगढ़ सेशन होता है। तो रामगढ़ सेशन में अब्दुल कलाम आज़ाद आईएनसी के प्रेसिडेंट बनते हैं। और लगभग देखो उसी समय क्या होता है कि वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है अपना 1939 में, वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। और 1940 से लेके ये 1946 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने रहते हैं। तो ये सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट कांग्रेस के बने हुए रहते हैं, क्योंकि इस समय वॉर हो रहा था, ठीक है, तो वॉर हो रहा था तो कुछ हो भी नहीं रहा था, तो ये उस प्रेसिडेंट बने हुए थे। तो वो रामगढ़ का सेशन है। अब देखो सरोजनी नायडू के बारे में देख लेते हैं। तो हमें पता है कि जो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, सरोजनी नायडू थे। और 1925 में, ठीक है, 1925 में ये प्रेसिडेंट बनती हैं, ठीक है, 1925 में, ये हमें ध्यान में रखना है 1925 में। और फर्स्ट वुमेन सिर्फ बोलता है तो वो एनी बेसेंट थी, ठीक है, फर्स्ट अगर वुमेन बोलता है, अगर इंडियन बोलता है तो वो तो सरोजनी नायडू कानपुर सेशन में, लेकिन फर्स्ट वुमेन बोलता है तो एनी बेसेंट कलकत्ता के सेशन में बनी थी। अब देखो मोतीलाल नेहरू अमृतसर का जो प्लेस था, और 1919 में ये प्रेसिडेंटशिप होल्ड करते हैं कांग्रेस का। और नेक्स्ट है अपना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे के कांग्रेस सेशन में 1934 में ये प्रेसिडेंटशिप होल्ड करते हैं। तो हम लोग एक बार मैच कर लेते हैं ऑप्शन। तो अपना फर्स्ट का 4 है, तो फर्स्ट का 4 एक ही जगह है, तो यानी कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 1 का डी। वैसे देख लेते हैं बी का 3 है, तो बी का 3 ठीक है यहाँ पे। और सी का 1 है, सी का 1 ठीक है। और डी का 2 है, डी का 2 यहाँ पे ठीक है। तो ये कुछ प्रेसिडेंट आईएनसी के प्रेसिडेंट थे और वो कहाँ कहाँ पे मीटिंग हुआ था और ईयर हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन, ठीक है, गया सेशन का प्रेसिडेंट कौन था और ये कब हुआ था, 1922 में, ठीक है। तो अब इसका प्रेसिडेंट पूछ रहा है चित्तरंजन दास, एस.एन. बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खां। तो इसका पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ कि गया सेशन था क्या, कब हुआ था वो तो दिया हुआ है 1922 में, ठीक है। अब देखो गया सेशन में हुआ क्या ना, इसका आंसर देखो चित्तरंजन दास थे, चित्तरंजन दास इसके प्रेसिडेंट थे गया सेशन का। तो गया सेशन देखो 1922 में हुआ था, ठीक है। और ये अपना 37th सेशन था। कुछ कुछ सेशन जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 27th सेशन था, 27th सेशन बिहार में हुआ था, बांकीपुर पटना में हुआ था, तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये 1922 गया में हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये गया में हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें हुआ क्या ना, इसमें इसके प्रेसिडेंटशिप थे सी.आर. दास का मतलब चित्तरंजन दास इनका नाम था, फुल फॉर्म। अब देखो इसमें 1922 में हुआ क्या कि उस समय जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने जो स्टार्ट हुआ था 1920 में, तो वो बंद हो जाता है 1922 में। 4 फरवरी 1922 को जो अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, चौरी चौरा कांड के बाद क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब लीडर खाली बैठे हुए थे, तो अब अटेंड करते हैं इस गया सेशन को। अब गया सेशन में आते हैं। अब गया सेशन में आने के बाद बात रखते हैं सी.आर. दास बात रखते हैं कि 1990 एक्ट के में
जो भी चेंजेस किया गया है, जैसे कि हमें इलेक्शन लड़ने की आज़ादी दी गई है, तो हम लोग देखो 1990 में इलेक्शन उस समय आ गया था एक्ट, तो उसमें बोला गया था कि आप लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए। बट जैसे कि जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, जो सत्याग्रह हुआ, तो उसमें हुआ क्या ना कि लोग पार्टिसिपेट ही नहीं किए। कांग्रेस की जो ब्रिटिशर्स की जो एक्ट आई थी कि आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, लोग पार्टिसिपेट नहीं किए इलेक्शन में। लेकिन अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी खत्म हो जाता है, तो लीडर्स यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट उस समय CR दास थे, तो वो बात करते हैं कि चलिए हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इलेक्शन में जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो इलेक्शन होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो इलेक्शन है, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसी में होता क्या है कि कुछ लीडर बोलते हैं कि नहीं, हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, हम लोग कुछ और तरीका अपनाएंगे देश की आज़ादी में। और वहीं कुछ लीडर थे जो बोलते हैं कि नहीं, हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। तो यहीं पे दो धड़ में फिर से कांग्रेस बढ़ जाती है। इसमें दो धड़ में जैसे एक प्रो चेंजर थी, ठीक है, प्रो चेंजर, और एक नो चेंजर। ठीक है, प्रो चेंजर है और नो चेंजर बनते हैं, दो गुट में बढ़ जाते हैं। और प्रो चेंजर में जो ऐसे लीडर थे जो चाहते थे कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए, तो प्रो चेंजर में लीडर देख लेते हैं, जैसे कि CR दास थे, चितरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू, वही जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। और लीडर देख सकते हैं अली ब्रदर्स। ठीक है, अली ब्रदर वही थे जो खिलाफत मूवमेंट में थे ना, मोहम्मद अली, शौकत अली, तो वो लीडर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। वो बोलते हैं कि हम लोग प्रो चेंजर्स में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लीडर थे यहाँ पे। इसमें लाला लाजपत राय भी थे। ठीक है, लाला लाजपत राय। तो ये कुछ लीडर जो चाहते थे कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए। वहीं कुछ लीडर थे नो चेंजर्स, तो वो चाहते थे कि नहीं, हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करना इलेक्शन में, हम लोग कुछ और तरीका अपनाएंगे। तो इसमें कुछ लीडर थे जैसे कि राजेंद्र प्रसाद थे, और भी लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये सारे लीडर थे जो बोल रहे थे कि हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो इसी में क्या होता है ना कि बहस होता है, कि उसमें फिर वोटिंग होता है। ठीक है, वोटिंग होता है दोनों में, प्रो चेंजर्स नो चेंजर में वोटिंग होता है कि देखा जाए कि पक्ष क्या बोलना चाह रहा है, क्या इलेक्शन में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि नो चेंजर्स जीत जाते हैं, लगभग 1740 वोट इनको आता है। नो चेंजर को 1740 वोट मिलते हैं और ये जीत जाते हैं, और इसका पक्ष जीत जाता है नो चेंजर्स की नहीं, हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। और इन्हें लगभग 800 समथिंग, 840 या फिर कुछ ऐसा वोट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इन सारे लीडर्स काफ़ी सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस के, और इन्हें काफ़ी धक्का लगता है कि हमारी जो बात है वो मानी नहीं जा रही है। तो फाइनली क्या होता है कि CR दास इस प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन देते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। यहीं से एक पार्टी बन जाती है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, 1923 में। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रो चेंजर्स के लीडर्स थे। ठीक है, गया में एक राजा रहते हैं, राजा तिकारी करके। ठीक है, राजा तिकारी, उनके यहाँ जाते हैं और वहाँ पे एक पार्टी फॉर्म होती है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, तो ये हमें काफ़ी अच्छे हॉलिस्टिक मैनर में ध्यान में रखना है कि क्या क्या हुआ था इस समय। गया का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। तो इसमें से बोल रहा है कि एक्सट्रीमिस्ट कौन नहीं था। तो हम लोग ने देखा था कि जो सूरत स्प्लिट होता है 1907 में, तो उसमें कुछ लीडर थे जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरबिंदो घोष। ठीक है, तो ये सारे लीडर्स थे। इसमें देखो उधम सिंह था, ये भी कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट टाइप कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट मतलब वायलेंट। ये क्या करते हैं उधम सिंह, तो हम लोग जानते हैं कि जनरल डायर जो है निहत्थे लोगों पे गोली चलाया था, तो उसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह 1914 में इंग्लैंड में जाके मारते हैं। तो ये भी एक तरह के एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। मदन लाल ढींगरा भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो ये जो GK गोखले है ना, यही सिर्फ क्या है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, GK गोखले। ये सब मॉडरेट्स टाइप के लीडर थे। ठीक है, वो मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस में ज़्यादा सोचते थे कि जो भी चेंजेस आए वो आराम से आए, धीरे धीरे आए। तो इसलिए हम GK गोखले को नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर, मॉडरेट्स हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट नोन एज ए मॉडरेट्स इन द नेशनल मूवमेंट, जिसको हम लोग मॉडरेट्स नहीं मानते हैं। तो ये शायद रिपीट हो गया है, इसका आंसर अपना गोपाल कृष्ण गोखले ही हो जाएगा। ठीक है,
हमारा 119 क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट है। हु इज पॉपुलरली नोन एज ए शेरे पंजाब। तो शेरे पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता था? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। तो हम लोग देख लेते हैं लाला लाजपत राय जी के बारे में कुछ। तो लाला लाजपत राय जी के बारे में अगर देख लें तो ये सबसे पहले क्या होता है ना कि 1920 में अपना एक स्पेशल सेशन होता है अपना, ठीक है, स्पेशल सेशन ऑफ आईएनसी होता है। ये कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है, ठीक है। तो इसका ये प्रेसिडेंटशिप होल्ड करते हैं और इसमें बात होता है, इसमें बात होता है कि एनसीएम को, मतलब इसमें एनसीएम के लिए चर्चा होती है कि हाँ एनसीएम को अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। इसलिए बुलाया गया था कि एनसीएम स्टार्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, इसके लिए हुआ था। तो लाला लाजपत राय क्या है, कलकत्ता सेशन में जो स्पेशल सेशन हुआ था उसमें प्रेसिडेंटशिप होल्ड करते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या ना, अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब 1927 में क्या होता है, एक साइमन कमीशन बन जाता है अपना, ठीक है। साइमन कमीशन बनता है, ठीक है, साइमन कमीशन, SI, ठीक है। 1927 में, नवंबर 1927 में एक साइमन कमीशन बनता है। देखो साइमन कमीशन का मोटो क्या था कि जो 1990 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें चेंजेस करना, ठीक है, उसमें कुछ कुछ चेंजेस करने के लिए साइमन कमीशन को भेजा गया था और ये अपने तय वक्त समय सीमा से पहले ही आ गया था, ठीक है। इसे आना चाहिए था बेसिकली 10 साल के बाद, 1919 का 10 साल बाद होता है 1929 के या उसके बाद आना चाहिए था, बट ये पहले ही आ जाता है 1927 में। और इसमें हुआ क्या ना कि जो भी उस समय ब्रिटेन में इलेक्शन थी तो उसमें उसी के चलते ये लोग जल्दी आ जाते हैं यहाँ पे इंडिया में कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने के लिए, ताकि हमें इलेक्शन में फ़ायदा मिल सके। तो बेसिकली साइमन कमीशन जब आती है तो इसमें बेसिकली जो भी मेंबर्स थे वो सारे क्या थे, नॉन इंडियन मेंबर थे, नॉन इंडियन मेंबर थे, मतलब कोई भी इंडियन मेंबर इसमें नहीं था, नो इंडियन मेंबर। तो इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों में रोष था। और ये नवंबर 1927 में ये कमेटी बनता है और फरवरी 1928 में ये बॉम्बे में लैंड करता है, ठीक है। फरवरी 1928 में ये बॉम्बे आता है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या ना कि ब्रिटिश के हर प्रोविंस में जा रहा था, ठीक है, हर प्रोविंस में। और इसी क्रम में क्या होता है कि ये नवंबर में, ठीक है, नवंबर 1928 में ये जाता है अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर जाता है। और अमृतसर में सारे लोग क्या कर रहे थे कि काला, मतलब हर जगह काला झंडा दिखा रहे थे, ये सही ब्लैक फ्लैग दिखा रहे थे इसको, इसके अगेंस्ट में, ठीक है, इसका विरोध जताने के लिए इस साइमन कमीशन का। और इसमें क्या हो रहा था कि साइमन गो बैक का नारा भी लग रहा था, ठीक है, साइमन गो बैक। तो उसी सिलसिले में क्या हो रहा है कि अमृतसर में लाला लाजपत राय इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। और इसी में क्या होता है कि लाला लाजपत राय को काफ़ी ज़्यादा डंडे भी लग जाते हैं और इससे वो घायल हो जाते हैं और लाला लाजपत राय क्या होता है वो मतलब मर जाते हैं, ठीक है। तो लाला लाजपत राय के बारे में ये कुछ फैक्ट्स हमें ध्यान में रखना है और इसलिए इन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, शेरे पंजाब। तो ये ध्यान में रखना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 120 क्वेश्चन है। इन 908 बाल गंगाधर तिलक वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि बाल गंगाधर तिलक का एक 2 न्यूज़पेपर था, केसरी था और एक था मराठा। केसरी और मराठा था। तो केसरी क्या था, केसरी मराठा लैंग्वेज में लिखते थे, वो बेसिकली लोकल लैंग्वेज जो था मराठा में उसमें लिखते थे, और मराठा क्या था, इंग्लिश में लिखते थे। तो अब इसी में हुआ क्या ना कि हम लोग डिस्कस भी किए थे कि केसरी जो अखबार था उसमें क्या हुआ कि वो कुछ सीडीसियस चीज़ लिख दिए थे उसमें, मतलब कि ऐसा चीज़ जो ब्रिटिश के पॉलिसी में मतलब दिक्कत हो रहा था। दिक्कत क्या कि वो मतलब राजद्रोह का केस लग गया उन पर, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक पे सीडीसियस चार्ज लग गया उस समय, सीडीसियस चार्ज फ्रेम कर दिया गया और 6 साल के लिए, ठीक है, लगभग 6 साल के लिए इन्हें जेल भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन देख भी लिए थे। तो आज हम लोगों ने लगभग कुछ क्वेश्चन देखा मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड और फिर हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में फिर कुछ और इंपॉर्टेंट PYQs लेके आएंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।